हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। 17 अगस्त 2026 की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बाजार दर्पण की। तो देखिएगा, बाजार दर्पण में सबसे पहले हम देखेंगे शेयर बाज़ार। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सैटरडे और संडे जो है वो शेयर बाज़ार बंद रहता था। तो रविवार था कल, तो इसलिए जो है कल यानी रविवार को जो है शेयर बाज़ार बंद रहा और कल यानी सोमवार को हाई पर खुलने के आसार हैं। तो ये थी सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में बात। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की। तो देखिएगा, गोल्ड यानी सोना बढ़कर जो है 1,54,870 रुपये पर पहुँच चुका है। वहीं अगर सिल्वर यानी चांदी की बात करें तो 2,37,270 रुपये पर पहुँच चुकी है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर डॉलर और क्रूड ऑयल की। तो देखिएगा, अमेरिकी डॉलर जो है घटकर 95.40 यानी 95 रुपये 40 पैसे पर पहुंच चुका है। जबकि अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल जो है बढ़कर $84.5 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है। तो ये थी बाजार दर्पण की बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो अन्य बड़ी खबरें हैं उन पर। तो देखिएगा, ये है आपका दुर्लभ खनिज और क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में कुछ खबर है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, 17 अगस्त को भारत ने हरित ऊर्जा परिवर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए एक आवश्यक दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने हेतु नए अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक समझौतों की घोषणा की है ना। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो हमारे मान लीजिए ऊर्जा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, दुर्लभ खनिज होते हैं, उनको लेकर के जो है सरकार बहुत ज़्यादा ही मतलब कह सकते हैं अपने जो सुरक्षात्मक कार्य कर रही है। उसमें ख़ास तौर से वो जो हरित ऊर्जा है और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण है, उनके जो है ख़ास तौर से जो कार्य करते हैं उसमें, तो ऐसे मिनरल्स को जो है हम इसमें जो है लक्ष्य बना रहे हैं। इस नीति की बात करें तो इस नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? जैसे मान के चलिए, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं तो उसमें जैसे लिथियम है, इसके अलावा कोबाल्ट और निकेल जैसी जो रणनीतिक धातुओं से के निष्कर्षण और प्रसंस्करण में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। यानी कहने मतलब यह है, जो ऊर्जा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनकी ओर, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल की जाती हैं और साथ ही साथ जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में जो है जैसे कोबाल्ट है या जर्मीनियम वगैरह हैं और ये निकल्स हैं, इस तरह की जो खनिज हैं, क्रिटिकल खनिज, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इनको लेकर के क्या कर रही है सरकार? एक रणनीति बना रही है ताकि जो है हम इन पर लिथियम, कोबाल्ट, निकेल जैसी जो धातुएं हैं उनके निष्कर्षण और प्रसंस्करण में जो है आत्मनिर्भरता हासिल कर रहे हैं, है ना। इसके साथ ही साथ क्या कर रही है? देखिए, सरकार ने घरेलू खोज यानी एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को भी रियायतें दी हैं ताकि जो है निजी क्षेत्र भी इसमें आगे बढ़ सके और काम कर सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो आगे देखेंगे इसमें क्या क्या और अन्य फैक्ट हैं, देखते हैं इसको। देखिएगा, जैसे कि मान के चलिए हमारी अगर बात करते हैं, भारत के जो 30 लाख करोड़ रुपए के 18 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू की गई है और वैश्विक स्तर का लक्ष्य अनुरूप जो है, जैसे कि मानते हैं कि 2030 तक जो है 50% गैर जीवाश्मीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है हमारे पास, है ना, वैश्विक ऊर्जा में। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें महत्वपूर्ण खनिजों की परिभाषा क्या है, उसको देखते हैं। महत्वपूर्ण खनिज वे खनिज होते हैं जिनकी आपूर्ति में उच्च जोखिम होता है और जिनका जो है अर्थव्यवस्था महत्व जो पर बहुत बड़ा प्रभाव रहता है ना। जैसे निर्धारित करने वाले कारकों को जो आवास पर निर्भरता, पुनर्चक्रण की क्षमता और जो है वैकल्पिक पदार्थों की उपलब्धता हासिल करना होता है। अगर इसकी बात करें तो इसका जो है महत्व की, तो ये महत्वपूर्ण खनिज जो है नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और उच्च तकनीकों के जो क्षेत्रों में उनके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा नवीकरणीय ऊर्जा में लिथियम है ना, या इस प्रकार से और भी जो धातुएं हमारी, या कोबाल्ट है, तो ये ऐसी प्रकार की धातुएं हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और उच्च तकनीकी क्षेत्रों में जो है यूज़ की जाती हैं। जैसे मान के चलिए जर्मीनियम है ना, आपने सिलिकॉन देखा होगा। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं नवीकरणीय ऊर्जा में, रक्षा क्षेत्र में, और जो तकनीक है हाई टेक्नोलॉजी उसमें भी यूज होता है ना। अगर इसकी बात करें देखिएगा भारत की, तो जो भारत की है नीलामी जो है पहला आयात कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इस तरह से ये जो है हम इस तरह से कार्य कर लेते हैं, तो जो हमारी कह सकते हैं नीलामी की अगर पहल हमारे इसका करेगी, आयात को कम करेगी और साथ ही साथ जो है घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा देगी। तो इस तरह से सरकार जो है कार्य कर रही है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य डेटा विनिमय और डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, इसके बारे में जानते हैं क्या है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य डेटा विनिमय यानी यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस के विस्तृत एकीकरण का नया ढांचा जो है जारी किया गया है। और इसके तहत जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मरीजों के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को निर्बाध और सुरक्षित रूप से साझा करने की व्यवस्था की गई है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जो हमारे जो मतलब आयुष्मान कार्ड है और उसके संबंधित जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी और भी अन्य कार्य हैं, तो उनको हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, डिजिटल कार्ड का जो है डिजिटल रूप में हम जो है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी से संबंधित हमारा डिजिटल स्वास्थ्य का रिकॉर्ड, अगर हम उसको डिजिटल रूप में किसी भी जो रिकॉर्ड है उनको डिजिटल रूप में रखते हैं, तो मान के चलिए आप कहीं भी ज़रूरत पड़ जाती है तो वहाँ पर जो है उसका डिजिटल रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बिना मतलब के जो हम जो है दस्तावेज जो इधर उधर उठाए फिरते हैं उनको जो है हमें आसानी होगी, उनको कहीं मतलब कह सकते हैं अपने डिजिटल अगर फॉर्म में हम रखते हैं तो उनको कहीं भी हम डिजिटल फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो ये है। अगर बात करें इसकी डेटा गोपनीयता की, तो देखिएगा इस तरह से जो है एक मान चलिए कि केंद्रीकृत जो है योजना है कि उसको जो है उसके डेटा को जो है गोपनीयता बनाए रखी जाए। और साथ ही साथ जो है अगर मान के चलिए सुरक्षा भी सुनिश्चित करने के लिए जो है ये डिजिटल डेटा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम भी जो है यहाँ पर उसके मानकों के जो है लागू किया गया है ना। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास में जो डिजिटलीकरण है उसको जो है हम आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार का हो। और इसमें जो है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम जो है बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं अपना मतलब कह सकते भूमिका निभा रहा है। आगे बात करेंगे, देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण मतलब 6 के बारे में जो अभी हाल ही में आया है उसके बारे में देखेंगे। जो अभी उसके जो आंकड़े लिए गए हैं 23-24 के अनुसार लिए गए हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा अगर हम इसकी बात करते हैं तो नोडल एजेंसी अगर हम बात करें कौन है इसकी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पॉपुलेशन साइंसेस है ना, IIPS है, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अगर इसकी हम बात करें तो देखिएगा इसमें जो है स्वास्थ्य, पोषण, परिवार नियोजन, महिला सशक्तिकरण और जनसंख्या संबंधी जो है लगभग 100 के आसपास जो है संकेतों को इसमें आकलन किया गया है। अब इसमें जो है मुख्य रूप से कौन से एक बार उसको देख लेते हैं। जनसंख्या एवं प्रजनन, ये अगर हम बात करें इसकी तो देखिएगा कुल प्रजनन दर जो है 2.0 पर स्थिर रही है। तो हमारी जो कुल प्रजनन दर है तो उसकी बात करें तो हमारी कितनी है 2.0। तो जनसंख्या प्रजनन दर मतलब ये होता है कि अगर मान के चलिए हमारे पास में जो एक कपल होता है ना, यानी एक पति पत्नी जो है वो दंपति है, तो उनके क्या कहने मतलब है उनके 2 ही बच्चे हैं तो उसको हम कहेंगे कि TFR जो है उनकी 2 है। अगर 2 से ज़्यादा यानी 3 है तो कहेंगे TFR उसकी 3 है। तो इस तरह से जो हमारी अगर हम बात करें अभी TFR, तो TFR NFHS के 6 के तहत जो है किसकी कितनी है वो 2 है। अब 2 का मतलब ये हो जाता है कि ये भारत के क्या करेगी प्रतिस्थापन दर है एक प्रकार से। भाई 2 मियाँ बीवी हैं तो उनके 2 ही बच्चे, तो एक दूसरे को प्रतिस्थापन कर दिया, यानी उनके बाद में 2 ही बच्चे बचेंगे। तो 2 खत्म हुए तो 2 मतलब उनके बाद में 2 आए और नए आए। तो इस प्रकार से जो है क्या है ये है इसका प्रतिस्थापन स्तर। तो भारत जो है प्रतिस्थापन स्तर के करीब बना हुआ है, यानी 2.0 है हमारी, वो इस प्रकार से TFR बनी हुई है। और अगर बात करें दूसरी, देखिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, मात्र और जो शिशु स्वास्थ्य उसके बारे में, तो संस्थागत अगर सबकी बात करें तो लगभग जो है बढ़कर के 86% से बढ़कर के लगभग कितना हो गया है 90% ये हो गया है। यानी जो हमारे रजिस्टर्ड जो डिलीवरी होती है ना उनकी बात कर रहे हैं, तो रजिस्टर्ड डिलीवरी की जो है संख्या लगातार बढ़ी है और लगभग जो है 90.6% जो है ये डिलीवरी जो रजिस्ट्री डिलीवरी है उसकी संख्या हो गई है प्रतिशतता। अगर हम बात करें इसमें जो और भी देखेंगे टीकाकरण, तो टीकाकरण की अगर बात करें हम तो टीकाकरण जो है 12 से 23 माह के बच्चों का जो है पूर्ण टीकाकरण जो है वो रखा गया है और हो गया उसमें। और इसकी बात करें तो लगभग जो है 87% जो है वैक्सीनेशन हो चुका है। अगर हम बात करें देखिए जो पोषण की जो उसमें जो कुछ मतलब क्या मेजरमेंट होते हैं उनकी बात करते हैं किसके अनुसार क्या होता है। स्टंटिंग की बात करें, स्टंटिंग मतलब होता है कम लंबाई। तो कम लंबाई की बात करें तो पहले जो थी देखिए कम लंबाई से ग्रसित बच्चे जो संख्या थी उनकी प्रतिशतता थी वो 35.5% थी, और अब जो है घटकर कितनी हो गई है 29.3% हो गई है। कहने मतलब यह है कि इसमें भी हमारा सुधार हुआ है। इसकी बात करें वेस्टिंग यानी कम वजन के अनुसार जो है लंबाई जो अनुपात में वो कम होना, तो उसे कहते हैं ये जो है पहले 19% थी 19.3% और अब ये घटकर जो है 16.3% हो गई है ना। अब आता है गंभीर वेस्टिंग है ना, उसकी बात करें तो पहले ये 7.7% थी और अभी जो है घट करके कितनी आ गई है 5.2%। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं जो अल्प वजन बच्चे होते हैं तो उनकी बात करते हैं जो लो वेट होते हैं यानी लो वेट की तरफ, तो 32.1% थी इनकी संख्या पहले, अभी जो है प्रतिशतता, तो अभी जो है इसकी प्रतिशतता हुई है 31.8%। यानी इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है लेकिन हुआ है ना, चेंजिंग जरूर आए हैं।
आगे बात करेंगे और देखेंगे क्या है इसके बारे में। स्तनपान और बाल आहार की बात करें तो देखिएगा जन्म के बाद जो है अगर हम बात करें तो स्तनपान कराने की जो दर है वो लगातार क्या हो रही है, देखिए 95.6% जो है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है ना। इसके बात करें महिला सशक्तिकरण तो महिलाओं की जो बैंकों के खाते हैं वो मान के चलिए पहले जो है 78.6% और बढ़कर जो है अब 89% के आसपास पहुंच चुके हैं। अगर हम बात करें इंटरनेट उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या तो पहले जो है लगभग 33% थी और अब ये जो है लगभग कितनी हो गई है, 64% हो गई है। तो इस तरह से जो है अगर हम बात करते हैं जो हमारे NFHS के जो 6 के आंकड़े आए हैं उसके अनुसार जो है ये आंकड़े बताते हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो हमारे जो है स्वास्थ्य के संबंधी जो है कुछ ना कुछ सुधार अवश्य हुए हैं और जिस तरह से आंकड़े बताते हैं। हालांकि देखिए अगर TFR की बात करें तो TFR जो है स्थिर बनी हुई है, जो हमारे लिए कह सकते हैं कि मतलब कह सकते हैं चिंता का विषय और हो सकती है। हालांकि 2.1 जो है वो बेहतर माना जाता है, ये जो है इससे नीचे नहीं आनी चाहिए, ऐसा जो है विशेषज्ञ मानते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपये का उपयोग और मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। तो इसके बारे में क्या खबर है देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर RBI द्वारा और वित्त मंत्रालय ने 17 अगस्त को द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत जो है भारतीय रुपये में सीमा पार भुगतानों के विस्तार के लिए नई नीतिगत रूपरेखा जारी की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना, विनिमय दर के जोखिमों को न्यूनतम करना और साथ ही साथ भारत को वैश्विक वित्तीय प्रणाली में जो है एक केंद्रीय भागीदारी के रूप में स्थापित करना है। तो कहने मतलब यह है जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा अमेरिकी डॉलर की बात करें तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का जो मतलब कैप्चर किए हुए है तो उसकी बात करें तो अमेरिकी डॉलर है ही। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जो चीनी मुद्रा है तो चीनी मुद्रा भी जो लगातार अपना जो है क्षेत्र बढ़ा रही है, उसी को जो है ध्यान में रखते हुए RBI ने भी और भारत सरकार ने भी जो है मिलकर ये जो है निर्णय लिया है कि हमें भी जो है अपने मुद्रा का जो है क्या करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, ताकि जो है हम जितने भी अपने देश के जो अपने साथ में व्यापार करते हैं अपने देश के साथ में तो हम जो है वहाँ पर रुपए का आदान प्रदान कर सकें। तो उससे जो है हमारे देश की जो मुद्रा है उसका जो है मजबूती प्रदान करेगी, साथ ही साथ जो है हम कह सकते हैं व्यापार में जो है वो थोड़ी सुगमता भी आ जाएगी, है ना। तो ये है। आगे अगर हम बात करेंगे देखिए इसके बारे में वो थोड़ा सा जो है फैक्ट्स की बात करते हैं। रुपया जो है कमज़ोर होने से महंगाई बढ़ेगी अथवा क्या क्या होगा उसको देखते हैं। देखिए रुपये की जहाँ बात आती है, देखिए जब रुपया घटता है या बढ़ता है तो उसकी अगर बात की देखिए रुपये की कमज़ोर होने की बात है यहाँ पर। तो क्या होता है, रुपया अगर कमज़ोर होता है जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो है रुपया लगभग 95.5 के आसपास जो है मतलब डॉलर जो है वो चल रहा है। तो हमारी जो अगर तुलना करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा रुपया की जो है वो गिर चुका है अब तक, है ना। तो इससे अगर बात करते हैं तो देखिए क्या नुकसान है क्या फ़ायदे की बात थोड़ा सा नज़र डालते हैं यहाँ पर। देखिए जब अगर हमारा जो रुपये की कीमत है वो गिरती है तो नुकसान क्या होता है, देखिए पहले नुकसान को देखते हैं। तो देखिए विदेशों में यात्रा करना, जब हम विदेशों में जाते हैं तो जाहिर सी बात है भाई जहाँ की जो विदेशी मुद्रा है जो डॉलर में चलती है तो हम जाहिर सी बात है वहाँ पर हमें डॉलर खरीदना पड़ेगा ना, तभी तो वहाँ पर हम उसका यूज़ करेंगे। तो डॉलर जब खरीदेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो विदेशी यात्रा में जो समस्या आएगी। पढ़ाई में का जब हम पढ़ाई में जब कहीं जाएंगे पढ़ाई करने तो वहाँ पर भी हमें जो है डॉलर जमा करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है डॉलर खरीदना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी जो है हमें इस तरह के नुकसान होंगे। इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर मंगाना है तो भी कच्चा तेल यानी किसी प्रकार से कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान या विदेशी जो निवेश अगर हम विदेश में निवेश करना चाहते हैं तो वो भी इस तरह से जो है वो महंगा हो जाएगा हमारे लिए और इससे जो है हमारे पास नुकसान होगा। फ़ायदे क्या होंगे, फ़ायदे देखिए सामान एक्सपोर्ट करने के ज़्यादा रुपए मिलेंगे। देखिए अगर मान के चलिए ये है भारत आने वाले टूरिस्ट के लिए जो है ट्रैवल का सस्ता हो जाएगा, यानी अगर हमारे जो रुपया सस्ता है तो उससे होगा क्या थोड़ा सा, यानी उससे क्या होगा थोड़ा सा यहाँ पर टूरिज्म जो है बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जब टूरिज्म क्योंकि इसका मतलब यह है कि हमारी जो सस्ती मुद्रा सस्ती हुई है इसका मतलब यह है लोग यहाँ पर ज़्यादा आना चाहेंगे, तो ये टूरिज्म के लिए कह सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर वह मतलब फ़ायदा मिलेगा। और मेडिकल टूरिज्म की अगर बात करें जो मेडिकल के लिए आते हैं यानी कुछ इलाज कराने के लिए आते हैं तो वो लोग यहाँ पर भी ज़्यादा आ सकते हैं। और बात रही डॉलर भेजने पर ज़्यादा पैसे मिलेंगे, है ना, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जब इस तरह के कार्य होंगे तो उससे जो है ज़्यादा पैसे हमें मिलेंगे। तो ये था हमारे पास इसमें थोड़ा सा मतलब यहाँ लाभ होता है लेकिन अधिकतर जो है यहाँ पर नुकसान ही होता है, इसलिए जो है रुपये का गिरना वो जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत ही नुकसानदेह होता है ना। तो एक बार नज़र डालते हैं, देखिएगा कौन से देश की कितनी मुद्रा हमारे मतलब कितनी कीमत है एक बार। तो देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 1 रुपये की जो कीमत है ना वहाँ का 1 रुपया जो है हमारे 34 पैसे के बराबर है। इसका मतलब है कि लगभग जो है हम 3 रुपया पाकिस्तान का और 1 रुपया हमारा जो है लगभग इस तरह से इक्वल बन जाता है।
अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल का देखिएगा, नेपाल का 1 रुपया जो है हम 62 पैसे में खरीद सकते हैं। इसका मतलब हमारा यहाँ नेपाल से भी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा मजबूत है ना। और यहाँ पर जो है तिगुना मजबूत है अगर हम बात करें पाकिस्तान की। अमेरिका के मुकाबले में देखें तो हमारा जो है बहुत गिर चुका है, यानी अब लगभग जो है 95 रुपये के आसपास जो है वो $1 मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास में जो $1 है वो 95 रुपये के 95 रुपये के बराबर है। अगर हम बात करें यहाँ पर बांग्लादेश की, तो देखिए बांग्लादेश का जो 1 टका है वो 77 पैसे का मिलता है। तो ये यहाँ देखें। इसके बाद में अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो वो 28 पैसे का जो है हमारे पास में 1 रुपया मिल जाता है। तो इसमें देखा, इसका मतलब ये है 28 पैसा। यहाँ पर देखिए है ना, यहाँ पर देखिए 34 पैसा। तो ये थोड़ा सा इससे भी और कमज़ोर है ना। ये जो है अगर बात करें ये श्रीलंका का, तो ये तो और ज़्यादा कमज़ोर है। चीन की बात करें तो देखिए 14 रुपये का मिलता है। 1 युआन जो है कितने रुपये का मिलता है? 14 रुपये का। इसका मतलब यह है कि चीन की मुद्रा जो है हमसे 14 गुना मजबूत है। अगर हम बात करते हैं मालदीव की, तो मालदीव जो है, मालदीव का रुपया भी देखिए, पड़ोसी देश मालदीव, अगर मान के चलिए मालदीव का रुपया भी जो है ना अगर हम खरीदेंगे तो हमें 6 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। तो ये देखिए हमारी जो है मुद्रा कहाँ जा रही है। अगर देखिए सबसे ज़्यादा अगर मजबूती की बात करते हैं इंटरनेशनल जो मुद्रा है उस पर, तो देखिए जो है वो है कुवैती दिनार, जिसकी कीमत जो है 307 रुपये के बराबर है। इसका मतलब है कि लगभग डॉलर से भी जो है 3 गुना से भी ज़्यादा जो है वो वहाँ पर कुवैती दिनार की कीमत है। तो सबसे ज़्यादा मजबूत जो कौन सी करेंसी हुई? दिनार जो है, एक जो दिनार है ना 307 रुपये का दिनार मिलता है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। तो ये कुछ चीज़ें देखी। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर अगली खबर की, शहरी बाढ़ प्रबंधन और जलवायु सक्षम अवसंरचना नीति के बारे में। क्या खबर है इसको देखते हैं। गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारत के प्रमुख महानगरों आवर्ती शहरी बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए जो है नई शहरी आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना नीति जारी की है। इसमें अगर बात करें प्राकृतिक जल निकायों के पुनरुद्धार, स्पॉन्ज सिटी की अवधारणा के कार्यान्वयन और जल निकासी तंत्र के आधुनिक संवर्धन पर बल दिया है। अगर ये बात करें तो यह नीति क्या है? अनियोजित शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को क्या करेगी? नियंत्रण करने की रणनीति बनाती है। तो इस तरह से, इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो शहरों में बाढ़ आती है या अन्य चीज़ें जो वहाँ पर कह सकते हैं जो हमारे लिए जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं, तो उनको लेकर के ये नीति बनाई गई है। और ख़ास तौर से इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान रहता है वो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA का, है ना। तो देखेंगे इसको एक बार क्या है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसको क्या है इसको देखते हैं एक बार। तो देखिए स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना किस आधार पर की गई और कब की गई? देखिए 2005 का जो आपदा प्रबंधन अधिनियम बना है ना, तो इसके बारे में जो जानते हैं कि इसका जो स्थापना हुई है वो विधिवत रूप से सितंबर 2006 में हुई है। किसके अनुसार? आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार। और यह क्या है? एक वैधानिक निकाय है। क्या है? एक वैधानिक निकाय है। अगर हम इसकी बात करें संरचना की, तो संरचना में क्या होता है? इसमें जो अध्यक्ष होते हैं ना, तो भारत के प्रधानमंत्री ही जो है इसके पदेन क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, है ना। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके मुख्य कार्य क्या क्या है उसको देखें, तो इसके राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीतियां और योजनाएं बनाना, और साथ ही साथ जो गाइडलाइंस हैं यानी उसके जो आपदा प्रबंधन के लिए, तो उसके लिए जो है गाइडलाइन जारी करना, और साथ ही साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच जो है समन्वय बनाकर रखना, और क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। तो इसके मुख्य कार्य होते हैं। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्यों को एक बार फिर से देख लेते हैं। उद्देश्य में बात करें तो आपदा सहज भारत का निर्माण करना और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर जोर देना और तकनीकी नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विचार करना। तो ये चीज़ें जो है बहुत सारी हमारे पास में ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो है मतलब अंतर्गत आती हैं। उसके अनुसार अगर हम देखें ये जो कार्य करता है ना NDMA, तो यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और भारत का शीर्ष जो है आपदा प्रबंधन कार्यालय है, निकाय है। और इसकी बात करें सभी आपदाओं को शामिल करता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, तो सबके लिए जो है कार्य करता है कौन? NDMA। तो ये हमने जानने और समझने का प्रयास किया। तो मैं आशा करता हूँ आपके जो है ये चीज़ें पसंद आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और जाने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे YouTube चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है इस तरह की जो हम जो आपके सामने जो न्यूज़ और इस तरह की जो बड़ी खबरें लाते हैं वो आपके लिए लाभकारी होती हैं। तो उनके लिए जो है आप हमारे YouTube चैनल भारत दर्पण को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है नोटिफिकेशन की जो घंटी होती है उसको भी दबा दें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।